संदीप कुमार का सवाल है ATGL जुलाई फ्यूचर्स एट 449 काइंडली सजेस्ट। मैं स्टॉक का नाम मिस करिए मैम। ATGL जुलाई का फ्यूचर्स उन्होंने खरीदा है 449 पे, आपसे राय मांग रहे हैं। एटीजीएल एटीजीएल 655 के ऊपर चलता है तो ही मोमेंटम आएगा 708 तक। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपकी टाइमिंग बहुत जरूरी होती है, और मैं थोड़ा सा डिलीवरी प्ले इसलिए करता हूँ कि टाइमिंग ऑफ भी हो जाए तो कम से कम लॉस ना हो। मतलब पैसा दे के रखा है, एक आध महीना बाद भी चला तो चल जाएगा, तो पैसा एटलीस्ट सुरक्षित रहेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे तो मैं बहुत नहीं सजेशन दे पाऊंगा, बट 655 निकला तो 708 आ जाएगा। अब ये 655 आज ही निकल जाएगा, 10-15 दिन बाद निकलेगा, ये कहना मुश्किल है। हम्म। मोहम्मद उमर का सवाल है, ये पूछते हैं तेजस नेटवर्क के बारे में। बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? आज तेजस नेटवर्क के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है पोस्ट द अर्निंग्स जो हमने कल देखी थी। एक दबाव बना हुआ है, स्टॉक करीबन 6% नीचे कामकाज करते हुए 658 के आसपास का लेवल है। क्या करना चाहिए? देखिए, तेजस नेटवर्क में जब बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था 1230 के ब्रेकडाउन पे, तब से मैं टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ 510 रुपए का। आज भी स्टॉक ने नया 52 वीक या नया ये इस बीच का लो बनाया है। चूंकि रिजल्ट के बाद गैप डाउन खुला और वहां से फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई है, तो एक बाउंस बैक 690 720 तक आ सकता है। इवेंचुअली काउंटर 510 रुपए आते हुए दिख रहा है जब से 1230 टूटा है। तो मैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से बिल्कुल बाहर कर चुका हूँ, क्योंकि जब भी आप बाउंस बैक प्ले करने जाएंगे मोस्ट लाइकली फंसेंगे ही। तो मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है, 510 रुपए दिख रहा है मेरे को। आज नया फ्रेश 52 वीक लो जो है स्टॉक ने बनाया है, तो आप इस स्टॉक से दूरी रहे, ऐसे अंशुल की राय है। अगला सवाल जो है वो मिस्टर रुद्रा का है। IDFC फर्स्ट बैंक बाइंग प्राइस 78 रुपीज, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 76 रुपए के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। बड़े वॉल्यूम से निकला था उस दिन, लगभग वॉल्यूम 3x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम था। उसके लो को कल स्वीप किया है, आज भी उसी को स्वीप कर रहा है। तो अगले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में इसको 76 के ऊपर आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो वीक लॉन्ग्स को शेक करके दोबारा चल रहा है, बहुत आराम से 84.5 आ जाएगा। तो 1 से 2 हफ्ते इसको समय दीजिए। ओके। उमंग सेठ का सवाल है, वो पूछते हैं डिश टीवी के बारे में। उनके पास डिश टीवी के 500 शेयर है जो उन्होंने 16 रुपए के भाव पे खरीदे हैं, और मुंजाल ऑटो है उनके पास 50 शेयर जो उन्होंने 132 के भाव पे खरीदे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए, मुंजाल ऑटो में एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी थी 9 जुलाई को, 1624% वॉल्यूम राइज था। उसके बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब तक ये स्टॉक 74 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक बार के लिए बाउंस बैक कर सकता है 87.72 तक, जो कि वीकली स्विंग हाई है। तो इसको थोड़ा समय दीजिए, स्टॉक हम्म। चल सकता है। दूसरा डिश टीवी इनका, देखिए अगर आप 50% नीचे 60% नीचे तक वेट करेंगे हम्म। और एग्जिट करेंगे, तो आपको ऐसा स्टॉक लगेगा जो 300% 200-300% रिटर्न दे। तब आप कैपिटल लाके खड़ा करेंगे। 200-300% चलने वाला स्टॉक खोजना लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब मिलने को मल्टीबैगर मिलते हैं, बट 10 फेलियर के बाद। तो कैपिटल को अपनी संभाल के रखिए। इस तरीके से अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। फिलहाल 6 रुपए 20 पैसे का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 8 रुपए 5 पैसे तक जा सकता है। उसमें भी मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहेगा 8 रुपए 6 रुपए का ब्रेकआउट प्ले कर 6 से 8 रुपए का मूव प्ले करने में, क्योंकि हम्म। इतना ओवरहेड सप्लाई है कि फेलियर चांसेस हमेशा हाई बने रहते हैं। ओके। राहुल का सवाल है, और ये सवाल है वोल्टास को लेके। उनके पास वोल्टास के शेयर है जो उन्होंने 1270 के भाव पे खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। क्या और बाय कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे को स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म में 1460 रुपए जा सकता है, वहां पे एग्जिट करके किसी अच्छे काउंटर में शिफ्ट कर लीजिए। ओके। प्रीति अग्रवाल का सवाल है, वो पूछती हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। वो आईसीआईसीआई बैंक को करंट लेवल्स पे खरीद सकती हैं? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में कंसोलिडेशन चल रहा है जो थोड़ा सा और चल सकता है, बट बैंक निफ्टी बिना आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के नहीं चल सकती, और बैंक निफ्टी चलती हुई दिख रही है। तो आप एक बार प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। प्रीएम्प्ट बाई अगर कर रहे हैं तो 1406 रुपए सपोर्ट है, 1400 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 25 रुपए की रिस्क है, अगर ये रिस्क सही बैठी तो सामने आपको 150 रुपए अपसाइड मिल सकती है, 1550 1575 तक। तो रिस्क रिवॉर्ड मैच करता है, तो एक बार प्रीएम्प्टिव बाई करना चाहिए। ओके।
अनीस अहमद का सवाल है, पूछते हैं टाटा स्टील के बारे में। क्या टाटा स्टील का शेयर इस गिरावट में ले सकते हैं? देखिए टाटा स्टील आपको इस गिरावट नहीं हर गिरावट में लेना चाहिए। अभी टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। जब 163 का जब ब्रेकआउट दिया था 161 का, तब भी मैं बार बार ये कह रहा था कि अभी मैं इसको प्ले नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। तो अभी भी टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पे 3 4 5 महीने लग सकते हैं। बट इवेंचुअली स्टॉक को 250 240 जाना है, तो हर डिप पे आपको ऐड करना चाहिए। ओके। हर्षित मंगल का सवाल है और ये सवाल है जी एंटरटेनमेंट पे। 100 शेयर 143 के भाव पे लिया है इन्होंने, स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं और टारगेट भी। देखिए इसमें स्टॉप लॉस आपका बनेगा इमीडिएट जो स्विंग लो 132 पे बना है, जो 3 दिन पहले का लो है 133 रुपए 10 पैसे। 133.10 टूटता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। 148 का लेवल बहुत क्लोजली वॉच कीजिए, इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। निकलता है तो आपको टारगेट मिलेगा 167 रुपए का। ओके। इम्तियाज का सवाल है, पूछते हैं रोजरी बायोटेक के बारे में। उनके पास बाय 151 रुपए का है, होल्ड करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए? रोजारी बायोटेक 747 वाला, देखिए इसमें आज ब्रेकआउट बन रहा है। पूरे कप हैंडल पैटर्न या फ्लैट बेस कह सकते हैं, इसका ब्रेकआउट बन रहा है 718 रुपए पे। आज का वॉल्यूम राइज है 882%, 7,76,000 शेयर हो चुके हैं। ऊपर में 800 840 तक जा सकता है। अब जा तो रहा है यहाँ से 60 से 100 रुपए ऊपर, क्या बाई करना चाहिए? मैं बाई नहीं करता। ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि कहीं भी बीच में रोड ब्लॉक आ सकता है। तो मेरा इंटरेस्ट इस तरीके के ब्रेकआउट्स में नहीं होता है जो गिरावट के बाद बनते हैं। बढ़त के बाद जब कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट बनता है तब मेरा इंटरेस्ट आता है, तो मैं ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा। बट अगर आप कर रहे हैं तो 710 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 800 840 दो टारगेट मिल सकते हैं। सर इनकी खरीद 151 रुपए की है, अब तो निकल जाना चाहिए इन्हें। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। 151 की नहीं होनी चाहिए क्योंकि चार्ट पे डेटा जो लिखा लोएस्ट तो है। 550 के आसपास ही का लोएस्ट लो दिख रहा है मेरे को। या तो इन्होंने शेयर लिखा हुआ है, शेयर की संख्या लिखी होगी 151। हाँ क्योंकि आई एक डोंट सौ नो प्राइस। टाइम लो ही इसका 535 रुपए 25 पैसे दिख रहा है मेरे को। तो लगता है शेयर की संख्या लिखी है इन्होंने, बाय प्राइस लिख दिया है उसको। तो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है राहुल का वोल्टास पे। अच्छा, वोल्टास तो हम बात कर चुके हैं। मनोहर सिंह जी का सवाल है, आई एम अ बिग फैन ऑफ अंशुल। मेरे पास हिंदुस्तान जिंक है 517 का और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन है 396 में, मुझे क्या करना चाहिए? ये फर्स्ट सोर्स में तो 291 का सपोर्ट लेके वापस से जो मूव आनी थी वो आ चुकी है 397 तक। अब कंसोलिडेशन में है, ये कंसोलिडेशन और कुछ समय चल सकती है। बट नेक्स्ट लेग में जब भी 397 का ब्रेकआउट देगा करीब करीब 500 रुपए तक का टारगेट बनेगा। तो पैटर्न अंडर बिल्डिंग है, ये और समय खींचेगा। जब भी 397 निकालेगा 500 रुपए चला जाएगा। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई मूव नहीं दिख रही है, बट ओवरऑल जो पैटर्न डेवलप हो रहा है अच्छा डेवलप हो रहा है। हिंद जिंक मैं व्यू नहीं लेना चाहता हूं। ऊपर से 51% करेक्ट हुआ था 41 वीक्स में, उसके बाद से कंसोलिडेशन में है जिसमें भी 510 का ब्रेकआउट फेल किया है। मे बी 390 रुपए तक आ सकता है, बट ये बाइंग क्लाइमेक्स के बाद डाउन मूव भी कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद एक वॉलेटाइल चौपी कंसोलिडेशन रहती है, उसमें फंसा है। जहां आप ब्रेकआउट पे बाई देंगे तो भी स्टॉप लॉस कट जाएगा, ब्रेकडाउन पे सेल देंगे तो भी स्टॉप लॉस कट जाएगा। और रेंज ट्रेड करना ऐसे शेयर में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। तो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद मैं जनरली इसलिए अपनी वॉच लिस्ट से स्टॉक्स को हटा देता हूँ। हम्म। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, कहा है कोचीन शिपयार्ड में मेरा 50,000 का लॉस हुआ है, मेरे पास 2 लाख और है निवेश के लिए। कुछ ऐसा बताइए कि मेरा पैसा रिकवर हो जाए। अगर आप 1 1.5 साल के लिए एटीजीएल और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लेके छोड़ देते हैं तो ना सिर्फ पैसा रिकवर हो जाएगा, 1.5 2 साल का जो आपने एफडी का ब्याज खोया है वो भी मिल जाएगा। ओके। जसविंदर सिंह का सवाल है, हिंदुस्तान जिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। जसविंदर जी प्लीज इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखिए, या तो फिर अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला स्टॉक ले लेती हूँ मैं आपका, जिंदल 100। एंट्री जो उन्होंने ली है जिंदल 100 में, वो ली है 248 में। काफी लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए जिंदल 100 188 रुपए आते हुए दिख रहा है, इसमें डाउन ट्रेंड बनी हुई है। और 3 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन भी आया था
लास्ट थर्सडे को ब्रेकडाउन आया था जिसका टारगेट 206 और ओवरऑल टारगेट 188 रुपए दिख रहा है। आई वुड सजेस्ट आप निकल जाइए। ओके। मधु प्रसाद जी का सवाल है, पूछते हैं मेरे पास विप्रो विप्रो के शेयर है 100 एट द रेट ऑफ 265, मुझे क्या करना चाहिए? ये विप्रो रेंज में है 235 274, इस रेंज में लंबा समय काटेगा। और विप्रो कभी भी मेरी वॉच लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि आईटी इंडेक्स के सामने आप विप्रो प्लॉट करेंगे तो हमेशा अंडर परफॉर्मर रहा है। तो मतलब कंपेयर टू टीसीएस, इन्फोसिस, बाकी स्टॉक, तो विप्रो कभी मेरी वॉच लिस्ट में रहा ही नहीं। बट जब तक रेंज में है आप 235 के पास बाई करके 274 में बेच सकते हैं। ओके। पार्थ पटेल का सवाल है दो स्टॉक्स पे, अंबिका कॉटन और किरी इंडस्ट्रीज। अंबिका कॉटन उन्होंने खरीदा है 1889 में, और किरी इंडस्ट्रीज उनके पास है 698 में। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका भी। तो ये कीरी इंडस्ट्री में 692 का ब्रेकआउट फेल हुआ है और लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट है। पहला टारगेट लगभग कल टेस्ट हुआ था 537 का, वहां से बाउंस बैक दे रहा है। बाउंस बैक के बाद जब सेलिंग ओवरटेक करेगी तो नीचे 507 तक का टारगेट मिल सकता है। तो कीरी तो एकदम वीक काउंटर लग रहा है। अंबिका कॉटन में भी कोई बहुत अच्छी अपमूव नहीं दिख रही है, एक बार के लिए लोअर डिग्री चार्ट पे बाइंग दिख रही है जो 1800 तक ले जा सकती है। 1800 पे एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। आपसे दो सवाल और लूंगी मैं, क्योंकि टाइम तो हो चुका है। सुधा वर्मा का सवाल है, एचडीएफसी एएमसी पे पूछ रही हैं, मैं होल्ड करूं या एग्जिट करूं, प्लीज गाइड। देखिए एचडीएफसी एमसी आपको होल्ड करना चाहिए। एचडीएफसी एमसी में बढ़िया 157 दिन का कपैनल पैटर्न ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद ये ब्रेकआउट आया था आपका 342% वॉल्यूम राइज 2.4 मिलियन वॉल्यूम के साथ 6 जून को। उसके बाद से एक कंसोलिडेशन में है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न बना हुआ है। जिस भी दिन ये स्टॉक 5300 के ऊपर क्लोज किया, आपको 6000 का टारगेट बहुत आराम से, 6000 6400 की जोन बहुत आराम से मिलेगी। इसमें ओके। केवल और केवल आपको दो काम करना है, 4970 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है और शांति से इसको होल्ड करना है। 6000 6400 के रेट मिल जाएंगे। वाईपी देवाल का सवाल है, वो पूछते हैं अंकुर अंशुल सर यू रॉक, तो आपकी कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी पे आपको he says that he loves your confidence and clarity. Can I go long on persistent and Dixon Technologies? मुझे दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, persistent खरीदना चाहिए या Dixon Technologies खरीदना चाहिए? देखिए डिक्सन तो कहीं से भी आप अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए ये काउंटर। मल्टीपल रीजंस हैं, वन ऑफ देम बाइंग क्लाइमेक्स भी है। इस स्टॉक में पुल बैक आना था 15600 15800 की जोन तक, स्ट्रेच किया तो 16800 तक भी पुल बैक आ सकता है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके काउंटर 10600 तक आ सकता है। आई एम 80% श्योर, गलत कहीं भी जा सकते हैं, बट जिस आपका चार्ट पैटर्न है 80% श्योरिटी है मेरे को कि 10600 तक आ रहा है। तो मेरी वॉच लिस्ट से बहुत पहले हट चुका है, आपकी वॉच लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए। परसिस्टेंट आप जरूर बाई कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट था 5990 पे, जिसको फेल करके लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 5400 करीब कर चुका है, तो अब वापस से बाइंग जोन में आ चुका है। 5400 के पास बाई करते हैं तो एकदम लो रिस्क बाइंग हो जाएगी। ऊपर 6480 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मुकेश कुमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। उनके पास गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर हैं जो उन्होंने 2888 2888 में खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए रियलिटी इंडेक्स अपने 3 साल के वीवैप को रीटेस्ट करके पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है रियलिटी इंडेक्स, बट मेरे को कॉन्फिडेंस अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन इतना छोटा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं। तो और अभी यहाँ 8-10 हफ्ते की कंसोलिडेशन होती तो एकदम बढ़िया जिसको कहते हैं बेस वो बन रहा होता। तो मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये अपमूव ट्रैप की है या जेन्युइन है। और जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टी की बात है, वहां भी सिमिलर चीज बन रही है। अगर तो ये काउंटर 2330 के ऊपर निकला तो 2550 तक जा सकता है और फिर उसका ब्रेकआउट भी ले लेगा, बट टाइम वाइज करेक्शन ऐसा लग नहीं रहा पूरा हुआ है। तो मैं अभी बाइंग की लिस्ट में इनको नहीं रख रहा हूँ। अच्छा अंशुल, आपके रडार पे कौन से शेयर है, एनी न्यू शेयर्स जो आपने पढ़े हो? देखिए मैं जनरली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स प्ले करता हूँ, जो शुरुआती 1 घंटे में चलते हैं या आखिरी 1 घंटे में चलते हैं। सुबह से ओके। हमने ये बाई दिया था, आरती ड्रग्स बाई दिया था जो इंटरडे में 7% चल गया है। नावा दिया था, आलू वालिया कंस्ट्रक्शन दिया था जो अच्छे खासे चल गए हैं।
एक स्टॉक अभी अभी चलते शो के दौरान मैंने बाई दिया है, आइनॉक्स इंडिया। तो फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आइनॉक्स इंडिया देख सकते हैं। तेरह हम्म। 1200 1258 में बाई दिया है। 156 डेज का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट था, रीटेस्ट करके आज वापस से अपमूव दिया है। तो आज का लो जो है, आज का लो है 1228, ये आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। 1258 में हमने बाई दिया है तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में 1329 एक रेजिस्टेंस है, अगर ये निकला तो 1470 का टारगेट खुलेगा। तो हम अभी 1329 का टारगेट पकड़ के चल रहे हैं। उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला तो फिर चल सकता है 1470 तक। एक और स्टॉक है, आप ही लोग का बहुत पसंद है, मेरे को जनरली ये पसंद नहीं आते काउंटर, बट फ्लैग अच्छा है, ब्रेकआउट ठीक ठाक दिख रहा है, तो एक बार हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है। करूर वैश्य बैंक, इसमें 273 के राउंड एक छोटे 263 के उससे बाई करते हैं तो 300 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। बट करूर मेरे को ये बैंकों में कैनरा बैंक से आगे कोई नहीं पसंद आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें ठीक लग रहा है, बट कैनरा बैंक मेरे को पसंद है, वही मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है, और वही ऑल टाइम हाई की तरफ जा भी रहा है। हालांकि करूर वैश्य बैंक भी हाईस पे खड़ा हुआ है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर है इसमें। तो दो स्टॉक्स जो आपको अभी अंशुल ने सुझाए हैं वो है जी, आइनॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात करते करते एक स्टॉक मेरे को दिख गया ब्रेकआउट पे, ओके। ट्रांसरेल। ट्रांसरेल ये अभी अपने क्लाइंट्स को मैं बाई देने वाला। ट्रांसरेल। हाँ, ये अभी बाई देने वाला हूँ। 122 दिन का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट था, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन की कंसोलिडेशन से आज वापस से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 740 रुपए, 738 का क्लोजिंग बेसिस, यानी 40 रुपए करीब की रिस्क है। और अगर ये चला तो कम से कम 900, और ठीक ठाक अगर चला तो 1000 रुपए तक जा सकता है। तो एक ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। हम अपने क्लाइंट्स को अभी बाई रिकमेंड कर रहे हैं।